हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है उसका आज लेक्चर नंबर 6 लेंगे। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो जितने भी अगर आप चाहे एसवाई बीएससी बीए बीकॉम बैप बीएमएस बीबीआई बीएफएम कोई भी कोर्स के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको सेम सब्जेक्ट है, तो आप लोग पढ़ सकते हो इस लेक्चर से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपना जो मॉड्यूल 1 है, अपना सेमेस्टर 3 अपना चल रहा है और मॉड्यूल 1 चल रहा है ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स किनको हम बोलते हैं, कौन लोग होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड ये भी समझेंगे इनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्राइब्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, ट्राइब्स मतलब नॉर्मल स्पीकिंग बोले तो आदिवासी, ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल के इधर रहते हैं, जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, उनका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो उन्हें हम आदिवासी या फिर ट्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, जो जंगल में रहते हैं, जंगली आप कह सकते हो, आदिवासी। ओके, अब ये जो आदिवासी होती है, आप इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करें तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका उतना ज़्यादा कल्चरल जो रहता है, मतलब कह सकते हो ये अपना पुराना कल्चर को ही अडॉप्ट करके रखे हुए रहते हैं, ये अपने आप को चेंज नहीं करते, मतलब नए कल्चर्स को, दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते। अब जैसे मान लो कोई बाहर से आया, वो बोलता है भाई तू हमारे जैसा जीन्स पैंट पहन, तो लोग नहीं करते, हम लोग अपने कल्चर को ही परफॉर्म करते हैं, ना ही दूसरे को अपना कल्चर देते हैं, ना ही अपना दूसरे का कल्चर लेते हैं। ये कह सकते हो ज़्यादा मतलब फ्रेंडली, मतलब दूसरों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है ये उतना। ठीक है, ये जो ट्राइब्स होते हैं आदिवासी, ये पर्टिकुलरली अपने ही एक क्लैन के अंदर रहते हैं। क्लैन मतलब कह सकते हो उनका ग्रुप रहता है जिसके अंदर ये रहते हैं, और उस क्लैन को ना ही ये छोड़कर जाते हैं, ना ही किसी और को एंटर करने देते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये आदिवासी लोग होते हैं। ओके, और ये काफ़ी पुराने समय से रह रहते हैं। एंड क्योंकि ये जो आदिवासी लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, क्योंकि देखो अब आदिवासी है, जंगल में रह रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो चंदन की जो लकड़ी है वो काट काट के बेच के अंबानी बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे उन लोग आदिवासी लोग रहते हैं, तो नॉर्मली उन लोगों को बस इतना ही रहता है कि हमको भाई आज मतलब बस खाने पीने को मिल जाए, वो बस हो गया उतना। ठीक है, मतलब खाली जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी मतलब जीते हैं ज़्यादातर, तो ओके कह सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे उसके बारे में। तो अब देखो, ये जो ट्राइब्स है, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको काफ़ी सारे मतलब कह सकते हो एक राइट्स प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि ये भी अप हो सके। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो डेवलपेड लोग हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा कम डेवलपेड, जैसे अपना दलित लोग हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हो गए, तो लोग कम डेवलपेड है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि उनको भी हम अपलिफ्ट कर दें, उनको भी हम थोड़ा ऊपर कर दें, वो भी हमारा सोसाइटी इक्वल हो जाए, सबके लिए इक्वल सोसाइटी बन जाए, तो उसके लिए हम उनके रिजर्वेशन देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। वैसे ही अगर आप ट्राइब्स को देखोगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, तो इनको भी हेल्प करने के लिए हम इनको भी काफ़ी सारे रिजर्वेशन हेल्प्स करते हैं, राइट्स इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे जो लॉज है, वो इनको काफ़ी सारे राइट्स देते हैं, ताकि जिनकी मदद से ये जो है ये भी इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर तरीके से अपने आप को मतलब कह सकते हो ग्रो कर सके। ठीक है, डेवलप कर सके। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स है, तो वो भी अभी समझाऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, कि आखिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स किन्हें कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 366(25) क्लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डिफाइन करता है एसटी को, कि एसटी आखिर हम किन लोगों को कहते हैं। ओके, तो देखो ये कहता क्या है कि सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ और पार्ट ऑफ ग्रुप विथ इन विच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूलेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, देखो यहाँ पर इतना सा लिखा हुआ है कि देखो हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366 का 25th क्लॉज। ठीक है, आर्टिकल 366 का 25th क्लॉज जो है वो डेफिनेशन देता है एसटी कौन होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स किनको हम कहेंगे। ठीक है, ये कहता है कि देखो आर्टिकल 342 जो है वो क्या है। पहली बात, आर्टिकल 342 इसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो बता सकता है कि मतलब वो प्रेसिडेंट जो अपना है, अपने देश का जो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि कौन कौन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली उस लिस्ट के अंदर आएगा कि ये सारे लोग जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ठीक है, तो आर्टिकल 342 के अंदर बताया गया है कौन कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आएगा। एंड आर्टिकल 366 का 25th क्लॉज में ये बताया गया है कि देखो जितने भी लोग जो है इस आर्टिकल 342 के अंदर आते हैं, मतलब उस आर्टिकल 342 के अंडर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, तो उन लोगों को ही हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कह देते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है। ओके, तो आर्टिकल 366 बस इतना ही कहता है कि आर्टिकल 342 के अंदर जो भी, मतलब आर्टिकल 342 के अंदर जो भी कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है आदिवासियों की जो डीमेड है उसके अंदर एडेड है कि एज अ कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो उन लोगों को ही हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 2011 का सेंसस बताया गया है कि आखिर हमारे देश के अंदर टोटल कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से, ठीक है। तो यहाँ पर 2011 के सेंसस से पता चला कि टोटल 8% जो पॉपुलेशन है, मतलब 8.6% जो पॉपुलेशन है हमारे टोटल देश की पॉपुलेशन में से, वो जो है वो आदिवासी है, ठीक है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। ओके, अब ये 8.6% का भी अगर आप बाइफरफेशन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ 88% या फिर उससे ज़्यादा, थोड़ा मतलब कह सकते हो 89% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है और 10% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है, ठीक है, मतलब शहरी इलाकों में रहती है, ठीक है। क्योंकि देखोगे सबके सब थोड़ी अब धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है तो कुछ कुछ रहेंगे जो अपने इलाके को छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पर भी जाएंगे, शहरों में भी जाएंगे, तो इसलिए 10% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, बाकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में ही रहती है, गाँव वाले इलाके में रहती है, जिसकी वजह से उनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन में से 8.6% पॉपुलेशन जो है, मतलब देश की टोटल पॉपुलेशन में से 8.6% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी है। एंड अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 10 ऐसे स्टेट्स है जो कि हमारे टोटल ये जो 8.6% पॉपुलेशन है ना, इसका 83% जो पॉपुलेशन है, मतलब ये टोटल मान लो जैसे 8.6% 100 लोग हैं तो 100 में से 83 लोग जो है वो कुछ इन गिने चुने स्टेट्स के अंदर ही आ जाते हैं। मतलब ये कुछ गिने चुने ऐसे 10 स्टेट्स है जिनके अंदर, ये 10 स्टेट्स के अंदर जो है ये 83% जो पॉपुलेशन है ये एसटीज़ की वो आती है, ठीक है, रहती है। ओके, सबसे देखो नंबर 1 पे आता है एमपी, मध्य प्रदेश अपना इधर, ठीक है। मध्य प्रदेश में 14% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में से, मतलब जितनी भी वहाँ पर जितनी भी करोड़ की पॉपुलेशन है उस करोड़ पॉपुलेशन में से 14% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, ठीक है। नंबर्स की वहाँ पर बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है, टोटल पॉपुलेशन में से 14% पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपना महाराष्ट्र आता है, वहाँ पर भी मतलब उसी के आसपास है, 10% के आसपास है, ठीक है। फिर उड़ीसा आता है, यहाँ पर अपना उड़ीसा। उसके बाद गुजरात, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स है, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ऐसे अलग ये सारी जो 10 स्टेट्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसटीज़ की जो नंबर है, यानी इनकी जो पॉपुलेशन है, नंबर में अगर पॉपुलेशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये जो स्टेट्स है ये 83% टोटल एसटीज़ पॉपुलेशन को एक्वायर करते हैं, ठीक है, मतलब रखते हैं इनकी टोटल पॉपुलेशन को 83% को, ठीक है। अब देखो अगर आप इन टर्म ऑफ, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को देखोगे, मतलब जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, अब जैसे मान लो अपना महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल पॉपुलेशन का अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो सिर्फ 10 ही % आदिवासी लोग रहते हैं ऐसे तो, बट अगर नंबर में देखोगे तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब ऐसे लाख के ऊपर चला जाता है, मतलब करोड़ के ऊपर चला जाता है, ठीक है, करोड़ के आसपास चला जाता है। ओके, मतलब उतना चला जाता है। ओके, बट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो अगर आप देखो मिज़ोरम में देखोगे, ठीक है, मिज़ोरम जो स्टेट है, अगर आप मिज़ोरम में देखोगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मली बहुत कम है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। बट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे वहाँ पर कितने % जो है आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर स्टेट्स के मामले में देखो वहाँ पर 95%, मतलब लगभग 94 पॉइंट कुछ ऐसे 4% है पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी है, ठीक है। वहाँ पर मतलब बस कुछ ही लोग हैं जो आदिवासी नहीं है, वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो वही बोला है कि अगर हम टर्म ऑफ पॉपुलेशन के अंदर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हमारे, मतलब ये वाले जो एरिया के स्टेट्स है, यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशंस। एंड जैसे कि यहाँ पर दिखा है मिज़ोरम, देखो यहाँ पर अपना मिज़ोरम जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन से 95% वहाँ पर है। एंड लक्षद्वीप में भी 95% ही है, मतलब 94.8% है, मतलब इतना है, तो वही 95% ही मान लो। तो इतना परसेंट जो पॉपुलेशन जो है वो मतलब एसटीज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो है हमारे देश में है, मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी है, 8.6% इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी करंटली वाला स्टेट नहीं, ठीक है। तो 2011 के सेंसस से ये सारे डाटा मिले हैं। अब नाउ आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे देश के अंदर कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, कि मतलब कितनी टोटल पॉपुलेशन है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे देश के अंदर ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, एंड क्योंकि देखो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये कोई और नहीं, हमारे ही देश के नागरिक है, ठीक है, इंडियन से ये सारे लोग हैं। तो इनको भी मतलब हमारा भी हक बनता है कि इनको भी वो सारे राइट्स हम प्रोवाइड करें जो कि हम नॉर्मल लोगों को देते हैं। मतलब देखो नॉर्मली तो ये जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर उनको एजुकेशन नहीं मिलती, स्कूल नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, ठीक है। बट क्योंकि वो भी इंडियंस है तो उनका भी हक है कि वो भी एजुकेशन ले, वो भी डेवलप हो। तो हम चाहते हैं कि वो सारे हक हम उन्हें दें, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें वो सारे हक देता है, ठीक है, मतलब राइट्स देता है। तो काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड काफ़ी सारे लॉज भी इससे रिलेटेड बनाए जाते हैं इन ट्राइब्स के लिए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो कि मतलब उनके लिए एप्लीकेबल, उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है।
तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सबके सब सेम है। जो अपना शेड्यूल्ड कास्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दोनों के दोनों बराबर सेम ही है, टोटली कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो वो सारे आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में हर एक को नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से ही चला जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखो पिछले अपना उसके अंदर ही देख लिए थे शेड्यूल्ड कास्ट वाले कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स में हमने देख लिया था, तो वही सारी चीज़ें। तो वो वाला लेक्चर आप देख लेना अगर नहीं देखा होगा तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, मतलब उनकी मदद करता है, उनको हेल्प करता है काफ़ी सारे राइट्स उन्हें देकर, ठीक है। अब ये जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो उसे मतलब जो भी राइट्स या फिर सेफगार्ड देता है वो हम उसे कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब पर्टिकुलरली जितने भी राइट्स वो दे रहा है, जितने भी पर्टिकुलरली आर्टिकल्स उसके लिए बनाए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोटली 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं। 6 ग्रुप बनाए हैं। देखो सबसे पहला है सोशल सेफगार्ड, ठीक है, मतलब सामाजिक सेफगार्ड। उसके बाद इकोनॉमिक सेफगार्ड, फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड, पॉलिटिकल सेफगार्ड, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट सेफगार्ड एंड अदर सेफगार्ड, ठीक है। तो ये सारे कुछ सेफगार्ड्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स की मदद से। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोशल सेफगार्ड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है रेफर टू आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 25, मतलब जो अपना शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो हमने देखा था ना वही वाला, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भाई आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। जो स्टेट है वो आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा 5 बेसिस के ऊपर, मतलब रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों के ऊपर मतलब नहीं भेदभाव आपके साथ किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके अंदर अगर आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज देखोगे तो आपके साथ कोई भी जनरल पब्लिक भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। आप किसी प्लेस पे जाना चाहते हो, मंदिर जाना चाहते हो, मस्जिद जाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको नहीं भगाया जाएगा इस बेसिस पे कि आप ये पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब हो तो इसलिए भाग इधर से निकलो यहाँ से, ठीक है। तो आपके साथ कोई भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ओके। तो आर्टिकल 15 ये कहता है। उसके बाद देखो सेकंड जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 25 का सेकंड क्लॉज बी, ठीक है, वो क्या कहता है। तो देखो आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम देता है रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। अब क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था अपना स्टार्टिंग में, मतलब जब शेड्यूल्ड कास्ट को हम पढ़ रहे थे कि देखो जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं ना, जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग होते हैं वो पर्टिकुलरली देखोगे तो वो हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं। बट अगर आप देखोगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो सकता है वो क्रिश्चियन हो, ठीक है, मतलब कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, बुद्ध हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। उसकी कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है ट्राइब्स की, आदिवासियों की, ओके। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे में कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब अलग अलग ही मतलब देवताओं की पूजा करते रहते हैं, तो उनका अलग ही रिलीजन रहेगा, ठीक है। तब क्योंकि वो अलग रिलीजन को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनको प्रॉब्लम होती है, लोग बोले भाई तू कौन सा रिलीजन को परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर आर्टिकल 25 का सेकंड क्लॉज बी जो है ये उन्हें यही राइट देता है कि आप जो है अपने रिलीजन को फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना मंदिर जाना चाहते हो, अपना जो भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, बट वो दूसरों को परफॉर्म मतलब प्रॉब्लम बस नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन बस वही कि भाई अब मान लो आप गाय बकरा काट रहे हो तो वो सारी चीज़ें नहीं करेगी, बस कुछ चीज़ें जो है जो मतलब लीगल है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 25(2)(b जो है यही मतलब आपको परमिशन दे देता है कि आप अपने जो भी रिलीजन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोशल सेफगार्ड मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि सामाजिक सेफगार्ड कि आप समाज के अंदर अपना जो भी ज़रूरत है उसको करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 15 आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचा देता है और आर्टिकल 25 जो है वो बचा देता है कि आप अपना रिलीजन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक सेफगार्ड की बात करें तो वहाँ पर देखो अपना शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो था वही सेम टू सेम कि देखो आर्टिकल 23 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि आपका कोई भी ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, आपको कोई भी फोर्सेड लेबर नहीं बना सकता, बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकता, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करवा सकता आपसे कोई भी, ठीक है। देखो ट्रैफिकिंग मतलब वही कि भाई आपको किडनैप करके बेच दिया जा रहा है, ठीक है, मान लो कोई लड़की को किडनैप करके बेच दिया जा रहा है और मतलब प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया गया है, ठीक है, या फिर किसी बच्चे को किडनैप करके मतलब लेके गया और उससे भीख मंगवाई जा रही है। तो ऐसे टाइम पर वो इकोनॉमिक देखोगे तो अब वो क्यों भीख मांग रहा रहेगा, तो देखो वो बच्चा कितना मतलब कमा पाएगा, ठीक है, वो उसके पास उतने पैसे नहीं है, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बेकार रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर इकोनॉमिक सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट जो है मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये आर्टिकल 23 एप्लीकेबल है कि मतलब आर्टिकल 23 ये कहता है आप किसी को भी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, किसी को भी फोर्सेड लेबर नहीं बना सकते, बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, कि आप जैसे आपके बाप दादा ने कर्जा लिया हुआ तो आपको भरना पड़ रहा है, ठीक है, आप बॉन्डेड उसके मजदूरी वहाँ पे कर रहे हो वो भी फ्री में, ठीक है, बॉन्डेड लेबर बनकर वहाँ पर कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर आप इकोनॉमिकली सेफ नहीं रहोगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसको अब बैन कर चुका है कि आप किसी को भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, फोर्सेड लेबर नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आप इकोनॉमिक सेफगार्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो ऐसे ही आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये कहता है कि आप चाइल्ड लेबरिंग नहीं करवा सकते हो। अगर कोई बच्चा 14 साल से छोटा है, मतलब 14 साल से अगर छोटा कोई बच्चा है तो उससे आप जो है चाइल्ड मतलब लेबर नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते, ठीक है। कहाँ पर, तो देखो उसका भी बताया गया है कि कोई भी खतरनाक जगह है, जैसे आप मान लो केमिकल की फैक्ट्री है, माइन है, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर खतरनाक काम होते हैं, मतलब केमिकल्स बनते हैं, पटाखे बनते हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर आप मतलब वहाँ पर बच्चों को काम करने के लिए नहीं भेज सकते जो 14 साल से छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है आर्टिकल 24 जो है वो कहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर भी उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, दिन भर काम करवा कर भी बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं, और वहाँ पर भी वो इकोनॉमिकली उतने सेफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन 2 आर्टिकल्स की मदद से जो है मतलब बेसिकली इकोनॉमिकली सेफगार्ड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली जो ट्रैफिकिंग होती है या फिर जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं वो नॉर्मली या तो एससी या फिर एसटी से ही बिलोंग करते हैं बच्चे या फिर लोग होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर इनडायरेक्टली देखोगे तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही बचाया जा रहा है इन आर्टिकल्स की मदद से, तो इसलिए ये इकोनॉमिक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड यहाँ पर सेफगार्ड प्रोवाइड होता है एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड, ठीक है। कि मतलब आप जो है एजुकेशन के मामले में भी आपको सेफगार्ड मिलेगा, जैसे आर्टिकल 15 का जो 4th क्लॉज है वो क्या कहता है कि मतलब आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो रिजर्वेशन आपके लिए रख सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो आर्टिकल 15 का 5th जो क्लॉज है वो ये कहता है कि मतलब बेसिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अब जैसे मान लो अब सरकारी, अगर देखो कोई भी सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पर चलो गवर्नमेंट तो अपना रिजर्वेशन दे देगी, ठीक है। बट अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पर रिजर्वेशन तो वो प्राइवेट कॉलेज नहीं देगी, तो ऐसे टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 15 5th क्लॉज के हिसाब से वहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर हो सकता है आपको मार्क्स कम के बेसिस पे आपको मिल जाए या फिर और कुछ रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसे रिजर्वेशन आपको मिलेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, ठीक है, जहाँ पर सरकारी कोई भी मतलब फंड्स नहीं आ रहे फिर भी वहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगी वहाँ पर भी आपको, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 का 5th क्लॉज कहता है। आर्टिकल 15 4th क्लॉज होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए प्रोविजंस ला सकती है रिजर्वेशन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। तो वो ट्राइब्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेफगार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉलिटिकल सेफगार्ड की अगर बात करें तो पॉलिटिकल सेफगार्ड के मतलब जैसे आपको मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको सेफगार्ड्स मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है, जैसे अगर आप देखोगे तो वही सारे सेम आर्टिकल से आर्टिकल 243D जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि आपको पंचायत के अंदर मतलब जो पंचायत रहती है वहाँ पर आपके लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाएगी, जिसमें से 1/3 जो रहेगा वो अपना लड़कियों के लिए रहेगा, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो औरतें रहेगी उनके लिए रहेगा, ठीक है। वैसे आर्टिकल 243T जो है टी ये कहता है कि आपको म्यूनसिपल जो मतलब अपना जो अर्बन एरिया में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्यूनसिपालिटी होती है वहाँ पर मतलब आपको जैसे आप गांव में पंचायत होते हैं तो जो शहर में होते हैं वहाँ पर आपको वहाँ पर भी रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आर्टिकल 330 आपको कहता है कि लोकसभा में आपको रिजर्वेशन सीट्स मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलती है तो 48 सीटें रिजर्व करके रखी जाती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है, 48 सीटें। उसके बाद आर्टिकल 332 कहता है कि आपको असेंबली के अंदर भी आपको रिजर्वेशन करके दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर आपको सेफगार्ड मिलता है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाती है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल सेफगार्ड भी उनको मिल जाता है। उसके बाद सर्विस सेफगार्ड का मतलब क्या, मतलब आपको काम करना है, मान लो आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वहाँ पर भी आपको सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अपना आर्टिकल 16 का जो 4th क्लॉज है वो क्या कहता है, देखो आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है कि मतलब कह सकते हो ये बात करता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है, कि जॉब का किस तरीके से हम लोगों को लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज ये कहता है कि देखो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्रोविजंस और रूल्स बना सकती है, ऐसे मतलब नियम कानून बना सकती है, रिजर्वेशंस रख सकती है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जॉब्स के लिए, मतलब ऐसे एडमिशन के लिए, ठीक है। कि अगर मान लो आपको जॉब चाहिए तो वहाँ पर अगर आपकी कम परसेंटेज है, आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, आप इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड हो तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज मतलब गवर्नमेंट को ये मतलब स्टेट को ये मतलब पावर देता है कि आप प्रोविजंस रिजर्वेशन बना सकते हो इन लोगों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो गवर्नमेंट बनाती है क्योंकि उनको वोट चाहिए रहता है, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर उनको सर्विस सेफगार्ड भी मिल जाता है कि जो सरकारी नौकरी होती है वहाँ पर उनको अच्छे से आराम से नौकरी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 320 का जो 4th है वो भी इसी के बारे में बात करता है कि आपको मतलब बेसिकली रिजर्वेशन वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर उसी के अंदर और बताया गया है, देखो कि आर्टिकल 16 का जो 4th क्लॉज है वो है क्या आखिर, तो यहाँ पर देखो इसको लिख कर दिया गया है कि दिस क्लॉज अलो द स्टेट
टू रिजर्व वैकेंसीज इन पब्लिक सर्विस फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द स्टेट। बैकवर्ड क्लासेस के अंदर चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब, दोनों आते हैं, ठीक है, ओबीसी सब आते हैं, ठीक है। मतलब बैकवर्ड क्लास मतलब जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पिछले अभी है, उतने ज़्यादा आगे नहीं, डेवलप नहीं हुए, तो उनको हम बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। उसके अंदर कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट भी आएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब भी आएंगे, और जो ओबीसी वाले वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन सब के लिए मतलब रिजर्वेशन करके रखी जाती है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि जो एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक सर्विस में, मतलब उतने ज़्यादा वो पब्लिक सर्विस, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट जो है से प्रोविजंस बना सकती है, रिजर्व कर सकती है वैकेंसीज उन शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखो आर्टिकल 16(4)(a) बताया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 16(4)(a) क्या कहता है, देखो आर्टिकल 16(4)(a) है ये मतलब ये बाद में एक डाल दिया गया था कि देखो पहले क्या था कि जब आर्टिकल 16 फोर्थ क्लॉज डाला गया था, आर्टिकल 16 का फोर्थ क्लॉज, तो उस टाइम पे डाला गया था कि भाई देखो अगर आपको कोई एडमिशन चाहिए, मतलब आपको सिर्फ कंपनी में काम करना है, जो सरकारी नौकरी, सिर्फ आपको उस टाइम पे रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल 16 फोर्थ क्लॉज काम करता है, ठीक है, कि मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन के टाइम पे खाली, ठीक है, नौकरी में। बट अब होता क्या है कि प्रमोशन के टाइम पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन फिर आप मेहनत करो तो आपको प्रमोशन मिलेगा। बट अब हुआ क्या, बाद में फिर एक और यहाँ पर अमेंडमेंट कर कर यहाँ पर एक और आर्टिकल डाल दिया गया, आर्टिकल 16(4)(a), जो कि कहता है कि आप प्रमोशन में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। किसको मिलेगा, SC/STs को मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन मिलेगा किसमें, प्रमोशंस के अंदर, प्रमोशन के मैटर में भी अब रिजर्वेशन मिलेगा वहाँ पर आपको, ठीक है, कि आप उतना ज़्यादा नहीं करोगे फिर भी आपको प्रमोशन मिल जाएगा अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद देखो अब बात हो गई कि देखो पहले क्या होता था कि देखो मतलब बेसिकली ऐसे काफ़ी सारे केसेस हो गए थे जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट ने, कह सकते हो, हमारा जो लॉ था कि मतलब आप जो है रिजर्वेशन को, अब जैसे मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज के अंदर टोटल 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें जो है उसमें से आप सिर्फ 50% सीटें को ही रिजर्व कर सकते हो एक किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, मतलब जो भी जनरल, मतलब 50% जो रहेगा वो रिजर्वेशन रहेगा, चाहे उसमें SC/ST सबको मतलब मिलाकर, एंड बचा हुआ जो 50% रहेगा वो मार्क्स के ऊपर रहेगा कि आपको जितना परसेंटेज आता है, जो जनरल वाले लोग होते हैं उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार का पहले क्राइटेरिया था कि आप 50% की ही लिमिट को रख सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते कि आप 68, 70, 80 इतना परसेंट नहीं रख सकते रिजर्वेशन, क्योंकि फिर बाकी ये जो मेहनत करने वाले जो मतलब खुद से जो पढ़ लिख के मतलब कर रहे हैं उन लोग क्या करेंगे फिर, इसलिए, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ कि देखा गया कि नहीं ये तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो इसलिए बाद में क्या किया गया कि ये जो 50% का जो रिजर्वेशन लिमिट था इसको भी हटा दिया गया, एंड एक नया आर्टिकल ला दिया गया, आर्टिकल 16(4)(b), जिसके अंदर अब ये जो मतलब वैकेंसीज का मतलब जो बेसिकली रिजर्वेशन का जो लिमिट था 50% उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। तो लिखा है देखो, दिस अलो द स्टेट टू कंसीडर अनफिल्ड वैकेंसी रिजर्वेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज टू सेपरेट क्लास फॉर ऑफ वैकेंसी नॉट सब्जेक्टेड टू अ लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन, या 50% रिजर्वेशन का कोई लिमिट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो ये मतलब कुछ आर्टिकल्स है। अब देखोगे तो यहाँ पर ये सारे जो आर्टिकल्स थी ये ST और SC वालों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको प्रमोशन भी मिलेगा आराम से, उनको आराम से मतलब रिजर्वेशन भी मिलेगा, 50% की कोई लिमिट भी नहीं है, और ऊपर से आराम से एडमिशन भी मिल जाएगा, उसमें भी रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब नाउ अदर सेफ गार्ड्स के बारे में बात करते हैं कि अब अदर सेफ गार्ड्स क्या क्या मिले हैं उनको, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो आपने ये सारी देख ली, पॉलिटिकल सेफ गार्ड, सर्विस सेफ गार्ड, इकोनॉमिकल सेफ गार्ड, सोशल सेफ गार्ड। अब और कौन से सेफ गार्ड्स मिले हुए हैं, तो देखो आर्टिकल 164 क्या कहता है कि देखो हमारा जो मतलब बेसिकली ये हम जो है एक स्पेशल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो आर्टिकल 164 जो है ये गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को पावर देता है, स्टेट को पावर देता है कि वो एक स्पेशल मिनिस्टर बना सकते हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए, जो कि अलग अलग स्टेट्स में काम करेंगे, मतलब अपॉइंट करेंगे, स्पेशल मिनिस्टर को हम अपॉइंट करेंगे जो कि वेलफेयर करेगा, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी उनकी डेवलप करने में हेल्प करेगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे MP, मतलब ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे स्टेट्स के अंदर जो है ये जो स्पेशल मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, एक स्पेशल मिनिस्टर को हम अपॉइंट करेंगे जो कि ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 164 की मदद से देखोगे तो ये भी उनको मदद हो गई, ठीक है, ट्राइबल्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, कि भाई अब उनके लिए एक स्पेशल मिनिस्टर बनाया गया है जो उनकी मदद करेगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 275 बनाया गया, ठीक है। आर्टिकल 275 ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो अब होता क्या है, देखो कि अब पर्टिकुलरली अलग अलग एरियाज़ होती है, ठीक है, जैसे अब मान लो अब आसाम का एरिया या फिर मिज़ोरम देख लो, वहाँ पर बहुत सारा ट्राइब्स रहते हैं बट उतनी सारा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। अब उतनी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है, तो ऐसे टाइम पर मान लो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, देखो हम यहाँ पर स्कूल खोलना चाहते हैं, ठीक है, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो ऐसे टाइम पर वो जो मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट रहेगी, वहाँ का जो भी मिनिस्टर रहेगा वो
सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलेगा कि देखो भाई हमको जो है इतने पैसे की ज़रूरत है, हमको हेल्प करना है, वेलफेयर करना है ट्राइबल्स का, ठीक है। तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए हम जो रहेंगे गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे फंड्स मांगेंगे कि आप हमको कुछ ग्रांट करो, मतलब कुछ फंड्स हमको दे दो ताकि हम उनकी मदद कर सकें, वेलफेयर कर सकें ट्राइबल्स की, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर आर्टिकल 275 जो है यही अलो करता है कि देखो आप जो है स्पेसिफिक ग्रांट्स मांग सकते हो, मदद मांग सकते हो, स्टेट्स जो रहते हैं वो मांग सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि भाई उनके फ़ायदे के लिए मतलब फंड्स आएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आर्टिकल अपना 338A और 339 जो है ये बेसिकली ये, ठीक है, मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पिछले ही लेक्चर के अंदर बताया था कि बेसिकली क्या आर्टिकल्स है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 338A क्या कहता है कि आप नेशनल कमीशन जो है हम बनाएंगे, एक नेशनल कमीशन जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है स्पेशल कमीशन बनाई गई है जो कि उनके लिए हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला ही बताया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अभी इनको मतलब बाइफरकेट नहीं किया है, कोई बात नहीं, चलो। तो ये आर्टिकल 339 और जो आर्टिकल 338 है ए जो है वो एक स्पेशल कमीशन बनाती है जो कि मतलब गवर्नमेंट जो है उस कमीशन की मदद से शेड्यूल्ड कास्ट की हेल्प करेगी, ठीक है। कि अगर मान लो किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग रहते हैं वो जो है उनकी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन अचानक से बहुत कम होते जा रही है। तो ऐसे टाइम पर वो जो कमीशन रहेगा वो प्रेसिडेंट को बताएगा, रिपोर्ट देगा, देखो भाई ये सारी चीज़ें हो रही है, उनको मदद की ज़रूरत है, तो उनको हम एड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो रिकमेंडेशन देगा, देन जो प्रेसिडेंट रहेगा वो उस एरिया की जो भी गवर्नमेंट रहेगी उस स्टेट की, वो उनसे बात करेंगे या फिर जो भी रहेगा हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी फ़ायदेमंद है ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए कि उनके लिए स्पेशल कमीशंस बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे तो आर्टिकल 340 है, ठीक है। अब आर्टिकल 340 क्या कहता है, तो ये बात करता है कि आप जो है मतलब जो प्रेसिडेंट है वो एक कमीशन अपॉइंट करेगा जो कि ये देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि बेसिकली ये जो बैकवर्ड, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है वो मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वो जो है उसको रिपोर्ट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो रहेगा वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है आर्टिकल 340 के अंडर में कि जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशंस ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हो चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हो, दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट की जाएगी एंड पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, बोली जाएगी देखो देखो इस एरिया के अंदर जो है पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तो इनकी हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर इन कमीशंस की मदद से पार्लियामेंट को भी समझ आएगा हाँ भाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद देखो अब पांचवा जो यहाँ पर आर्टिकल बताया गया है वो है आर्टिकल 19 का 5th क्लॉज, ठीक है। अब ये क्या है आर्टिकल 19 का 5th क्लॉज, तो देखो आर्टिकल 19 जो है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसी के अंदर आपकी मेन जो कह सकते हो जो एकदम ज़िंदगी जीने के लिए जो भी अपने राइट्स जो चाहिए रहते हैं वो इसी के अंदर है, ठीक है। जैसे अगर आप आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसके अंदर देखो, आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज के अंदर ABCD ऐसे सब है, ठीक है। मैंने आपको बताया होगा फाउंडेशन कोर्स 2 के अंदर बताया था। तो देखो उसके अंदर ABCD तक है टोटल। तो ये सारे जो ABCDEFG जो है ये सारे आपके कुछ फंडामेंटल मतलब राइट्स है, मेन राइट्स है जो बताते हैं कि मतलब आपको घूमने फिरने की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी, आपको ग्रुप बनाने की आज़ादी है, मतलब आपको एसोसिएट होने की आज़ादी, आपको घूमने प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी, ये सारी आज़ादी आपकी बताती है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसके अंदर ABCDEFG जो है वो सारे आपके राइट्स बताते हैं कि आपको क्या क्या हक है, आपको क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कुछ हक होते हैं जो दूसरों को प्रॉब्लम्स देते हैं, तो आर्टिकल 19 के जो सेकंड क्लॉज है और उसके आगे के जो क्लॉज है वो ये बताते हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, अपने राइट को किस तरीके से मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप किसी को आप घूमने फिरने की आज़ादी है तो किसी के घर में थोड़ी घुस जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर खतरा आ रहा है कि भाई दूसरे का प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया देखो कि देखो आर्टिकल 19 जो है क्योंकि यहाँ पर आज़ादी है आपको घूमने फिरने की, तो होता क्या है देखो, अब देखो जैसे आदिवासियों का एरिया है, ठीक है। आदिवासी यहाँ पर रहते हैं ढेर सारे, यहाँ पर जंगल है, अच्छा खासा सीन, तालाब वालाब सब है, ठीक है। अब होता क्या है, आप हो अमीर आदमी, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा आपके पास, बहुत ज़्यादा अमीर हो आप, ठीक है। अब क्योंकि बहुत अमीर हो आप सोचते हो एक काम करता हूँ मस्त एक जगह खरीदता हूँ, वहाँ पर फैक्ट्री डालूंगा, ठीक है। आप सोचते हो ये अच्छा जगह है, ये आदिवासियों का इलाका है, मस्त जगह, यहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे आदिवासियों को, एक काम करता हूँ यही एरिया खरीद लेता हूँ मैं। अब होता क्या देखो, क्योंकि ये जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, ये उतने ज़्यादा, पहली बात तो ऐसे ही गरीब रहते हैं, उतने अमीर नहीं रहते, ठीक है। एंड इनका कोई भी खुद का ज़मीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ पे बस जाते हैं वहीं पे रहने लग जाते हैं, ठीक है। इनका पर्टिकुलरली एक फिक्स प्लेस नहीं रहता कि हाँ भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वहाँ पर वो काफ़ी सदियों से रह रहे रहते हैं जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये हमारी ज़मीन है, ठीक है।
तब होता है कि क्योंकि देखो अब ये जो पर्सन है ये चाहता है इसकी प्रॉपर्टी खरीद लूँ, जिसकी वजह से अब ये जो आदिवासी ये कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये तो अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं एंड हो सकता है ये जबरदस्ती भी उनके साथ करे, ये हो सकता है एक दो को गोली मार दे, बोले अपना ज़मीन बेचो मेरे को। ओके, तो ऐसे टाइम पर देखो आर्टिकल 19 का 5th क्लॉज यही कहता है कि देखो आर्टिकल 19 के 5th क्लॉज में ये बोला गया है कि आप अपने राइट्स को मतलब घूमने फिरने की अब जैसे आज़ादी है उनको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपके राइट्स जो है वो दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट को अगर खतरा देते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों को प्रॉब्लम दे रहे या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको प्रॉब्लम दे रहे, मतलब उनकी ज़मीन को आप हड़प रहे हो, छीन रहे हो उससे, तो ऐसे टाइम पर आपका जो राइट है वो छीन लिया जाएगा। मतलब आपको आपके पास ये राइट नहीं रहेगा कि आप उस प्रॉपर्टी को ले सको, छीन सको। ठीक है, मतलब खरीद सको, आपका ये राइट छीन लिया जाएगा उस टाइम पर। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आर्टिकल 9 का जो 5th क्लॉज है जो ये प्रोवाइड करता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर वो रहते हैं उनको वो कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं खरीद सकता वो प्रॉपर्टी। तो मतलब जो नॉन वहाँ पर ट्राइबल पर्सन है, जो वहाँ पर नहीं रहता है ट्राइबल पर्सन, वो नहीं खरीद सकता उस प्रॉपर्टी को। तो ऐसे टाइम पर वो जो ट्राइबल लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स होता है कि भाई हमारा ज़मीन कोई नहीं छीनेगा, हम आराम से रह सकते हैं इसी इलाके में। ठीक है, तो ये भी उनको फ़ायदा देता है। तो देखो लिखा है सेफ गार्ड ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट विल द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट, अगर घूमने फिरने की जो आज़ादी और रेजिडेंट होने की, जो कि हम भाई उधर ही बस जाते हैं, काम करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हो, ये आपका राइट है। एंड ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजन ऑफ प्रॉपर्टी आर गारंटीड टू एवरी सिटीजन, मतलब हर एक लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दिया है कि मतलब आप इंडिया में कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, कहीं से भी कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, स्पेशल रिस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब क्या कि देखो कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन लेकिन लगाए जाते हैं आर्टिकल 19 के 5th क्लॉज के हिसाब से, कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि देखो आप जो है इस पर्टिकुलर एरिया की लैंड को नहीं खरीद सकते क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो आप नहीं खरीद सकते इस जगह को। ठीक है, जैसे आप लिखा फॉर एग्जांपल स्टेट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ओइंग प्रॉपर्टी बाय नॉन ट्राइबल इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, कि मतलब ट्राइबल एरियाज में नॉन ट्राइबल्स नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये भी इनको हेल्प करता है आर्टिकल 19 का 5th क्लॉज। ओके, नाउ अब लीगल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अब कौन से लीगल राइट्स मिले। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स समझ आ गए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, देखो सोशल सेफ गार्ड मिलता है, समाज के अंदर आपको भेदभाव वो सारी चीज़ें नहीं होगी। इकोनॉमिक सेफ गार्ड मिलता है आर्टिकल 23 और 24 के हिसाब से। ठीक है, कि कोई आपको ट्रैफिक नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एजुकेशनल सेफ गार्ड मिलता है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो सारी। उसके बाद पॉलिटिकल सेफ गार्ड, आपको सीटें रिजर्व करके मिली जाएगी अलग अलग, जो पंचायत हो गया, म्यूनसिपल में या फिर अपना लोकसभा और असेंबली, वहाँ पर आपको रिजर्वेशन करके दी जाएगी। सर्विस सेफ गार्ड में आपको जो मतलब एडमिशन है, मतलब आपको काम चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब 50% का रिजर्वेशन का जो लिमिट था वो भी हटा दिया गया ताकि आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अदर सेफ गार्ड में देखोगे तो आर्टिकल 164 बोलता है स्पेशल मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे ट्राइबल्स के लिए। आर्टिकल 275 बोलता है कि अगर गवर्नमेंट मतलब स्टेट चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो है वो चाहे अगर ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एड्स मांग सकती है। ठीक है, मतलब मदद मांग सकती है, पैसे मांग सकती है, हेल्प मांग सकती है। और इसके बाद आर्टिकल 338A और 339 क्या कहता है कि नेशनल कमीशन एसटी और एसटी के लिए बनाई जाएगी। एंड आर्टिकल 339 जो है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, जो मतलब बेसिकली डायरेक्टली देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलरली जो एसटी और एसटी के लिए जो भी बेटरमेंट के लिए कोई मान लो प्लान बनाया गया तो उसको डायरेक्टली स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिना किसी मतलब स्टेट से पूछे हुए। ठीक है, मतलब मान लो मैं चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है ये ट्राइबल्स के लिए मेरे को कुछ फंड्स देने हैं या फिर कुछ हेल्प करनी है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कहता है। उसके बाद आर्टिकल 340 कहता है कि जो है कमीशन बनाई जाएगी, प्रेसिडेंट कमीशन बनाएगा जो कि रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को कि भाई किस तरीके से सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस काम कर रही है। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट में आर्टिकल 19 कहता है कि भाई आप जो है घूमने फिरने की आज़ादी आपको मिलेगी, बट गवर्नमेंट स्टेट जो है वो चाहे तो आपका जो ये जो राइट है घूमने फिरने की आज़ादी और प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी, इनको ऊपर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, कि उनको कुछ होना इसलिए उनकी मदद के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका 5th क्लॉज कहता है। नाउ अब लीगल राइट्स के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या लीगल राइट्स आपको मिले हुए। तो देखो लीगल राइट्स का मतलब होता है ये वो राइट्स होते हैं
जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ये लीगल राइट्स मतलब वो राइट्स होते हैं जो कि आपका लॉ देता है, ठीक है। मतलब लॉ, मान लो कोई नया एक लॉ बना दिया गया एंड उस लॉ की वजह से जो आपको राइट्स मिलते हैं उसको हम लीगल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि SC ST प्रिवेंशन है, अट्रोसिटी एक्ट 1989, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो आप एक SC कैटेगरी के लोग हो या फिर ST के हो एंड एक नॉन ST या फिर SC कम्युनिटी का पर्सन जो है वो आपको आकर परेशान करता है, आपको मान लो मारता है, पीटता है, इस बेसिस पे कि आप भाई इस पर्टिकुलरली कास्ट के हो या फिर ST के हो इसलिए आपको मार रहा है, तो ऐसे टाइम पर उस आदमी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे एंड उसके ऊपर केस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो इस लॉ के बारे में ये समझ लो कि देखो SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है, तभी ये काम आता है जब एक पर्सन जो है वो SC या फिर ST से बिलोंग करता हो और दूसरा जो पर्सन है वो उस कम्युनिटी से बिलोंग ना करता हो, ठीक है। जैसे आप मान लो ये पर्सन जो है ये जनरल कैटेगरी का है और ये जो है ये ST का है, तो ऐसे टाइम पर जब SC ये जनरल वाला ST को परेशान करेगा तो ऐसे टाइम पर इसके ऊपर केस होगा, ठीक है। मतलब इसको सज़ा मिलेगी, जो भी सज़ा 6 महीने या फिर 5 साल की जो भी सज़ा रहेगी, ठीक है। उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1979 मतलब 1976 ये आया था। ये इसके अंदर क्या हुआ है कि देखो जो बॉन्डेड लेबर का जो सिस्टम था कि भाई आपके बाप दादा ने कर्जा लिया था, अब आपको बॉन्डेड लेबर बना के रखा है। बॉन्डेड लेबर मतलब कि आपसे काम करवाया जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने पहले कर्जा लिया था और आप वो भर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से अब तब तक आप काम करते रहोगे जब तक आप उस कर्जे को भर नहीं देते, ठीक है। एंड ऐसे टाइम पर हो सकता है जिसके पास आप काम कर रहे हो तो हो सकता है वो आपको पैसे भी ना दे काम के, जो भी वो काम आपसे करवा रहा है, या फिर बहुत कम दे, इतना कम दे कि सिर्फ खाने पीने का आपका चल जाए, आप कर्जा कभी भर ही ना पाओ, ठीक है। तो ये जो अब बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इसको अबलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब कोई भी इसको परफॉर्म करेगा तो ऐसे टाइम पर उसको सज़ा मिलेगी। अब क्योंकि नॉर्मली ये सारे जो देखोगे अगर बॉन्डेड लेबर जो होते हैं नॉर्मली ये SC या फिर ST से ही बिलोंग करते हैं, तो ये ST को ही फ़ायदा देता है कि अगर आपके बाप दादा ने कर्जा लिया है तो आपको कोई ज़बरदस्ती मतलब बॉन्डेड लेबर नहीं बनाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हो कि भाई देखो अगर बनाएगा तो केस कर देंगे तेरे ऊपर, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब ये क्या कहता है कि मतलब आप जो है चाइल्ड लेबरिंग नहीं करवा सकते, मतलब बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि देखो क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही है कि कुछ जो परसेंट के लोग जो है उनके पास ही ज़्यादा मतलब 90% पैसा जो है कुछ ही परसेंट के लोगों के पास है, और बाकी के जो लोग हैं मतलब कह सकते हो सिर्फ 10% लोग हैं जिनके पास अपने देश की जो 90% इनकम है, मतलब पैसा जो है वो 10% लोगों के पास है, बाकी जो पैसा है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेकार है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गरीब है। कोई गरीब खानदान का आदमी है, मान लो ये पति पत्नी है एंड इनके कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनका दिन उतना अच्छे से चल नहीं पाता है, मतलब बेसिकली इतना कमा नहीं पाते जिसकी वजह से अपने बच्चों को भी पाल सके, खुद खा पी सके, जिसकी वजह से अब इनके बच्चों को भी काम करने जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मजबूरी आ जाती है जिसकी वजह से काम करना भेजना पड़ता है। बट ये चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कहता क्या है कि आप बच्चों को काम करने के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी है कि गवर्नमेंट भी जानती है भाई हमारे देश में गरीबी है, जिसकी वजह से वो कहती है कि आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में नहीं भेज सकते काम करने के लिए, बट अगर आप चाहो तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में भेज सकते हो। मतलब जैसा मान लो जहाँ पर कोई खतरा वाला काम है या किसी माचिस की कंपनी का काम है तो वहाँ पर आप बच्चों को नहीं भेज सकते हो। लेकिन अगर मान लो कहीं पे पैकेजिंग का काम है, कोई पैकेजिंग का काम है, तो वो खतरा वाला काम नहीं है, सिर्फ पैक करके दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप बच्चों को काम करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है ये कहता क्या है कि देखो चाइल्ड लेबर को तो पहली बात हम प्रोहिबिट करते हैं, आप बच्चों को काम नहीं करवा सकते। एंड अगर आप काम करवाना भी चाहते हो, अगर मजबूरी है करवाना पड़ रहा है, तो हम कुछ रेगुलेशन रखेंगे, नियम कानून रखेंगे कि आपको उसी हिसाब से काम करवाना रहेगा। आप बच्चों से ज़्यादा घंटे काम नहीं करवा सकते, ठीक है, और साथ में उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि बहुत कम पैसे दे रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रहेगी, ठीक है। तो यही चाइल्ड लेबर एक्ट है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर्थ जो यहाँ पर लॉ बताया गया है वो ये बताया गया है कि ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि देखो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ढेर सारा जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, ओके, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ढेर सारे जंगल और यहाँ पर STs रहते हैं, ठीक है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं तो नॉर्मली क्योंकि आप देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जंगल के इलाके में ही रहते हैं। अब होता क्या है कि देखो क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जगह है, ये ऐसे देखोगे तो इन लोगों की हो सकता है नहीं हो, ठीक है, मतलब जरूरी थोड़ी इनकी ही प्रॉपर्टी है ये तो बस इधर आकर बस गए हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर ये बोलता है, मतलब गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली ये जो लॉ है ये कहता है कि देखो गवर्नमेंट जो रहेगा इंडिया का वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। देखो लिखा गया है कि इन 2006 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ST
एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो राहगीर होते हैं, जंगलों में इधर उधर रहते हैं उन लोग के लिए। तो दिस एक्ट एम टू रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट ऑफ द एस्टीज एंड अदर लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ जनरेशंस। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप जंगल के अंदर बहुत साल से रह रहे हो तो ऐसे टाइम पर आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि आप उस जंगल के जो भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जैसे पेड़ पौधे उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई बोल नहीं सकता ये पेड़ को मत, मतलब ये पेड़ के जो फल है वो तोड़ के मत लेके जाए, ठीक है, ये तेरे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर मान लो तालाब है, वहाँ पे आप मछली पकड़ रहे हो तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि क्यों पकड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट के कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं इस लॉ के द्वारा कि जो भी वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रह रहे वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सके, क्योंकि नॉर्मली वो जंगल के अंदर ही रह रहे तो वहाँ के ही फल फूल जो भी रहेगा वही खा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर वो लैंड है तो उस लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं वो खेती करने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पर घास है ढेर सारी तो वो अपने जो भी भेड़ बकरियाँ रहेगी उनको खिलाने पिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कह सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हम फॉरेस्ट का राइट दे देते हैं कि आप फॉरेस्ट को अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसको ऐसा नहीं कि पूरे तरह से काट कूट के बेच दिए, वो सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2080 भी आया था, जिसके अंदर ये बात की गई, मतलब फॉरेस्ट को बचाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से एसटीज़ का ही फ़ायदा हो जाता है कि अगर फॉरेस्ट बचेगा तो एसटीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। भाई जंगल में रहते हैं तो उनको लिए है ना कि हाँ भाई पेड़ पौधे रहेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकेंगे, ठीक है, कि दवाई पानी जो भी रहता है उनको जंगल से ही तो मिलता है। तो देखो लिखा है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2080 वॉज एनैक्टेड टू हेल्प कंजर्व द कंट्रीज फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब ये कंट्री हमारा देश का जो है फॉरेस्ट जो है उसको बचाने के लिए एक्ट लाया गया था, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर अगर आप देखो तो बहुत कम अब फॉरेस्ट बचे, सिर्फ 21% ही लैंड, मतलब इतना ही परसेंट फॉरेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कोई देश जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो तो उसके अंदर मतलब थोड़ा और रहना चाहिए, अच्छा खासा मतलब परसेंटेज रहना चाहिए फॉरेस्ट का, ठीक है। तो क्योंकि फॉरेस्ट की मतलब काफ़ी कमी हो रही है, मतलब जंगल में पेड़ में कम है, जिसकी वजह से अब हम इसलिए मतलब ये लॉ लाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2080, जो कि ये बोलता है कि आप जो है मतलब फॉरेस्ट में जाकर बेसिकली ये पेड़ नहीं काट सकते, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट द डी रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कि आप डी रिजर्वेशन नहीं कर सकते, मतलब पेड़ों को काट नहीं सकते, फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ फोर्स से मतलब यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड, आप फॉरेस्ट लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप फॉरेस्ट की लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो आपको फैक्ट्री खोलना है और अपने गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं, वहाँ पर जाकर पेड़ काट कर आपने फैक्ट्री खोल दी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप नहीं कर सकते, अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। टू दिस एंड Act lay down the prerequisite for the diversion of forest land for non-forest purpose. This act is implemented properly. अगर मान लो ये जो मतलब सीधी सीधी बात यही लिखी गई है कि ये जो एक्ट है अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट अगर किया जाता है तो ये एसटी को ही बेनिफिशियल है, उनको ही फ़ायदा देता है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर फॉरेस्ट बचेगा तो वो भी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकेंगे, ढेर सारे पेड़ रहेंगे। अगर ढेर सारे पेड़ रहेंगे तो ऐसे टाइम पर उतने ही रिसोर्सेज भी इनके पास रहेंगे, मतलब लकड़ी रहेगी, पेड़ रहेगा, फल रहेंगे, फूल रहेंगे, सारी चीज़ें जंगल के अंदर जानवर रहेंगे, तो सब कुछ इनको मिलते रहेगा, जिसकी वजह से ये अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कुछ इनके राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स में भी आपको सारे लीगल राइट्स समझ आ गए होंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा हो जा रहा है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, सुनाओ में भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो वीडियो को पक्का शेयर कर देना, अपना जो सोशल मीडिया रहेगा वहाँ पर शेयर कर देना। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा, वैसे तो आपको नोट्स खुद से बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप लेक्चर को देख लेते हो तो उसके बाद ये नहीं करना चाहिए कि लेक्चर देख लिया फिर हो गया आप चलो दूसरी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप लेक्चर देखते हो तो उस टाइम पे आपको उसी टाइम पे नोट्स भी बना लेने चाहिए लेक्चर्स के। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाकर इस लेक्चर का पीडीएफ ले सकते हो। एंड अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो मैं आपको बताते रहूँगा, तो उसके लिए आप हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे जाकर फॉलो हमें कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जाकर आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब कुछ दिन हो गए हैं वीडियो को देखे, मतलब लेट हो गया, आप लेट वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पर हो सकता है इसकी नेक्स्ट लेक्चर आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो